दोस्तों, केरल की रहने वाली नमीसा, जिसकी उम्र महज 16 साल हो रही थी, उसके घर वाले ने 2012 ईस्वी में उसकी शादी कर दी। 2012 में जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसके जो पति हुए वो भी नमीसा को काफ़ी मदद करते थे, काफ़ी सपोर्ट करते थे। नमीसा 2012 में अपनी नर्सिंग की जो पढ़ाई होती है उन्होंने पूरा कर ली। नर्सिंग का कोर्स उन्होंने पूरा कर लिया। इसके बाद केरल के एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज में नमीसा जॉब करने लगी। वहाँ का पैकेज कहें तो 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी उसे मिल रहे थे, केरल के एक बहुत बड़ा अस्पताल में, जहाँ पर कि वो नमीसा काम करने लगी। 2012 से लेकर 2016 तक नमीसा केरल के ही अस्पताल में काम कर रही थी। एक नर्सिंग का पोस्ट पे थी और तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह थी। 2016 में नमीसा को यमन से यमन एक कंट्री है, एक मुस्लिम देश है, जहाँ से कि नमीसा को एक ऑफ़र आया कि आपको इतने रुपए का पैकेज, इतने लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा, आप हमारे यहाँ आइए यमन और यहाँ पे रहकर आप काम कीजिए। आपको रहने, खाने, आने जाने, गाड़ी घोड़ा, रहना ठिकाना सब कुछ का सुविधा देंगे हम। ये यमन की जो कंपनी थी, उन्होंने नमीसा को मेल किया, एक चिट्ठी भी भेजा कि आपका ऑफ़र है, आपका स्वागत है, आप यमन आ जाइए और आप मेरे यहाँ काम कीजिए। आपको इतने रुपए और प्लस में जितनी सारी सुख सुविधा होती है, वो सभी के सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। नमीसा के घर वाले भी सोचने लगे कि क्यों ना हम लोग यमन चले जाएं। नमीसा के पति वो काफ़ी नमीसा को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे, हर मोड़ पे नमीसा को साथ दिए। नमीसा के घर वाले और पति सभी के सभी राजी हो गए और 2016 में नमीसा यमन चली गई। नमीसा जब यमन के एयरपोर्ट पर पहुंची तो जो उन्होंने ऑफ़र किया था, जो कंपनी वाले ऑफ़र किए थे, उन लोगों ने बखूबी आदरपूर्वक एयरपोर्ट पे उन्हें लेने के लिए आए थे। इसके बाद नमीसा एक अस्पताल में गई, काफ़ी अच्छा खासा और यमन का बड़ा अस्पताल में गई, जहाँ पर कि उसे लाखों रुपए की पैकेज दी जा रही थी और उसी के लिए नमीसा इंडिया के केरल से यमन चली गई 2016 ईस्वी में। तकरीबन 2 साल नमीसा ने वहाँ पे काम की। 2 साल नमीसा ने उस अस्पताल में काम की। इसके बाद नमीसा को लगा कि मेरे पास काफ़ी अनुभव हो चुका है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, क्यों ना अपना हम एक नर्सिंग होम खोल लें। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको 4 साल, 6 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो क्यों ना अपना एक हम नर्सिंग होम खुद का खोल लें। और वो खोलने का मन ही मन प्रयास करने लगी कि धीरे धीरे इस कंपनी से हम साइड होंगे, अलग होंगे और यमन में ही एक अपना अस्पताल बना लेंगे, अपना एक नर्सिंग होम बना लेंगे और वहाँ का मेन बॉस हम हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि नमीसा का आमदनी भी है वो भी बढ़ जाएगी। नमीसा सोचिए कि यहाँ हम काम कर रहे हैं तो महीना का हमको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर अपना और जितना लोगों का हम सेवा दे रहे हैं, जितने पेशेंट, जितने मरीज आ रहे हैं, उतने मरीज अगर अपना अस्पताल में आए तो तकरीबन हम 10 लाख से ऊपर का महीना कमाएंगे। और इसके बाद नमीसा प्रयास करने लगी एक अपना नर्सिंग होम खोलने के लिए, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि यमन में एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कानून है कि यमन में कोई भी दुकान या कोई भी कमर्शियल बिजनेस या कोई भी अस्पताल या कोई भी नौकरी वही इंसान, वही व्यक्ति कर सकता है जो कि यमन का नागरिक हो, यमन का रहने वाला हो, वही सिर्फ कर सकता है। इसके बाद नमीसा अपने पति को फ़ोन की, बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात है कि हम यहाँ पे खुद से अपना एक नर्सिंग होम खोलना चाहते हैं। नमीसा के पति ने भी पूरा उनका योगदान दिया, पूरा कोऑपरेट किया। बोले, केरल से ही बोले फ़ोन पर कि आप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भी वहाँ पे आऊँगा। नमीसा के पति बोले।
लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही थी, एक समस्या आ रही थी कि यमन एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसका एक बिल्कुल अलग तरह का कानून है। वहाँ पे तो बताया अभी आपको हम कि वही इंसान वहाँ पे नौकरी कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई बड़ा-बड़ा अस्पताल या कोई भी सेक्टर में काम कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि अपना पर्सनली वही आदमी खोल सकता है जो यमन का रहने वाला हो, जो यमन का नागरिक हो। इसके बाद नमिशा अपने अस्पताल में ही एक सहकर्मी के साथ, एक अपने साथी के साथ बात करने लगी इस मैटर में, क्यों ना हम दोनों यहाँ पे एक अपना नर्सिंग होम खोल लें, क्योंकि उसका जो साथी थे, पुरुष साथी, वो यमन के ही निवासी थे, यमन के ही निवासी थे। और इसके बाद उन दोनों ने मिलकर, नमिशा और नमिशा के पुरुष साथी, ये दोनों ने मिलकर अस्पताल खोलने का, अपना नर्सिंग होम खोलने का पूरी तरह से प्लान इन्होंने बना लिया। जब नर्सिंग होम के लिए कागज़ पत्र तैयार होने लगा, एक ऑफिस में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाने लगा, अप्लाई उन लोग करने लगे, तो ऑफिस से एक चीज़ डिमांड की गई कि इस नर्सिंग होम को चलाने वाला मेन हेड कौन है। तो मेन हेड तो नमिशा। तो नमिशा के सामने एक और सवाल खड़ी हो रही है कि भाई, मेरा पति तो इंडिया से आ करके यहाँ अगर रहेगा, काम करेगा, उसके नाम से हम लाइसेंस बनवाएंगे तो लाइसेंस मेरा बनेगा नहीं और ना हम नर्सिंग होम खोल पाएंगे। इसलिए हमको पति के रूप में यमन के ही नागरिक को स्वीकार करना होगा, यानी यमन का ही कोई नागरिक होगा जिसको कि हम अपना पति बनाएंगे और उसका दस्तखत होगा कि मैं उसका पत्नी हूँ और इसके बाद वो नर्सिंग होम खोल सकती है। इसके बाद जो नमिशा का पुरुष साथी था, पुरुष साथी, वो नमिशा का कागज़ पर पति बन गया, यानी उन्होंने एक कोर्ट में एक याचिका दायर किया, एक कागज़ बनवाया कि मैं नमिशा हूँ और फलना नाम का आदमी जो है ये मेरे पति हैं, ये मेरे पति हैं। ये डुप्लिकेट पेपर तैयार हुआ। ओरिजिनल में उसके पति तो इंडिया में हैं, लेकिन वहाँ पे नर्सिंग होम खोलने के लिए उन्होंने यमन के ही अपने पुरुष साथी को पति बनाया और कागज़ पर पति दर्शाया। ठीक है कि पति अगर वो बन जाएंगे कागज़ पर तो मेरा लाइसेंस मिल जाएगा और हम आसानी से यहाँ नर्सिंग होम खोल लेंगे। इसके बाद उसे लाइसेंस मिल गया। यमन का जो पुरुष साथी था वो उसका पति बन गया, कागज़ पर बन गया। नमिशा जो थी वो पत्नी बन गई और उन्होंने दोनों ने मिलकर नर्सिंग होम खोल लिया। नर्सिंग होम तकरीबन 2 साल बहुत बढ़िया चला, अच्छा खासा दोनों ने कमाया। 50-50 का बिजनेस था, पति पत्नी दोनों का। डुप्लिकेट पति पत्नी का, ओरिजिनल पति तो उसके इंडिया के केरल में है, लेकिन जो डुप्लिकेट पति पत्नी हुए कागज़ पे, वो उन दोनों ने 2 साल में अच्छा खासा कमाया। धीरे धीरे अस्पताल जो था, नर्सिंग होम था नमिशा का, वो बढ़ते गया, कमाई भी बढ़ते गया। तो एक दिन क्या हुआ, नमिशा के जो पुरुष साथी था वो नमिशा का पासपोर्ट चुरा करके वो अपने पास रख लिया कि नमिशा अब न कभी जाएगी और ना ही मेरे नर्सिंग होम पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जब नमिशा 2-3 साल अच्छा खासा पैसे कमा ली तो सोची कि क्यों ना हम इंडिया जाएं, अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास, क्योंकि 2-3 साल उसे हो गए थे। अब जो इंडिया आने के लिए प्रयास करने लगी तो उसके पुरुष साथी उसका पासपोर्ट जो था वो नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे उसका ओरिजिनल पति की तरह बिहेव करने लगा। भाई पति तो बने हो तुम कागज़ पर ना, कागज़ पर पति बनी थी ताकि वो यहाँ पर नर्सिंग होम खोल सके, लेकिन वो ओरिजिनल पति की तरह नमिशा के साथ पेश आने लगी। नमिशा के साथ ओरिजिनल पति की तरह वो पेश आने लगा और पासपोर्ट नमिशा का रख लिया। अब नमिशा इंडिया आ नहीं पा रही है क्योंकि उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे, उसके पति सभी के सभी इंडिया में हैं। वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि मैं इंडिया जाऊँ। नमिशा बार बार बोल रही है कि मैं 10-15 दिन में पुनः फिर आऊँगी, लेकिन जो उसका डुप्लिकेट पति था, यमन का नागरिक, जिसे कि कागज़ पर उन्होंने पति बनाया था, वो व्यक्ति नमिशा का
पासपोर्ट रख लिया और पासपोर्ट देने का नाम ही नहीं ले रहा था। और धीरे धीरे 2020 आ गया। 2020 तकरीबन 5-6 महीना नमिसा ने काफ़ी प्रयास किया कि आप मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं इंडिया जा रही हूँ, अपने बीवी बच्चों के पास जा रही हूँ। लेकिन फिर भी उसका डुप्लीकेट पति नमिसा को पासपोर्ट नहीं दिया। इसके बाद नमिसा और उसके पति, यमन का पति, ये दोनों यमन में ही एक पार्टी, एक समारोह में गए। जब ये दोनों समारोह से लौटे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तकरीबन 1 से 1:30 बज रहे थे। यमन के समय के हिसाब से 1 से 1:30, 2 बज रहे थे और दोनों ने आकर रूम में सो गए। दोनों का रूम अलग अलग था। लेकिन उस रात नमिसा के जो पति थे, डुप्लीकेट पति यमन वाले, जो पासपोर्ट उसका नमिसा का रख लिया था, वो काफ़ी ड्रिंक ले लिया था, पार्टी में काफ़ी ड्रिंक लिया था। इसके बाद नमिसा सोची कि एक बहुत बढ़िया मौका है उससे अपना पासपोर्ट निकालने के लिए। सोची कि ऐसे जाएंगे तो हो सकता है वो जग जाए, हमको मेरे साथ झगड़ा भी करने लगे। तो नमिसा के एक उपाय आया। वो सोचे कि क्यों ना हम उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दें, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दें, नमिसा सोची। और नमिसा एक इंजेक्शन ले करके और पुरुष साथी के, जो डुप्लीकेट पति थे यमन के, उसके रूम में गई, उसके कमरे में चली गई नमिसा। कमरा खुला था, वो इतना ड्रिंक कर लिया था कि कमरा खुला ही करके सो गया। इसके बाद नमिसा उस पुरुष साथी को इंजेक्शन लगाई बेहोशी का। लेकिन उस इंजेक्शन का जो डोज था वो काफ़ी ज़्यादा डोज उसको लग गया, काफ़ी ज़्यादा डोज कम मात्रा में चाहिए लेकिन डोज अधिक मात्रा में लग गया। अब इसके बाद जब डोज अधिक मात्रा में लग गया तो जो पुरुष साथी था नमिसा का, वो वहीं पे एक्सपायर हो गया। उसका वो जो पति था वो एक्सपायर हो गया। इसके बाद नमिसा पासपोर्ट ली और पासपोर्ट लेने के बाद अपने रूम में आ गई। वो पति 2 दिन कमरे में ही पड़ा रहा। इसके बाद जब आस पड़ोस के लगा कि भाई कुछ बात है क्या, तो पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस आई तो सारा का सारा केस नमिसा के ऊपर थोप दिया गया। अब नमिसा को 2020 में अदालत में पेश किया गया कि भाई आपका साथी हैं, आपके पति हैं और 2 दिन से यहाँ पड़े हैं, आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। इसके बाद नमिसा अदालत में कई तरह की बातें कही, लेकिन अदालत ने नमिसा की एक भी बात नहीं सुनी और सीधा फांसी पर मुहर लगा दी। ये सबसे निचली अदालत जो जिला का होता है ना, जिला का निचली अदालत ने नमिसा का एक भी बात नहीं सुना, क्योंकि जो व्यक्ति एक्सपायर किया वो यमन का ही नागरिक था और अदालत ने नमिसा का एक भी बात नहीं सुना, सीधा नमिसा को फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी। अब नमिसा हाई कोर्ट गई, लेकिन वहाँ भी उसकी अर्जी कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, यानी वहाँ भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी गई। इसके बाद वहाँ से गई सुप्रीम कोर्ट, यमन का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में नमिसा गई कि ऐसा बात है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया था, उसके व्यू से हम थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन लगाए थे, मेरा ये सोच नहीं था कि उसके साथ में कोई हादसा करूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नमिसा का एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने भी नमिसा के फांसी पर मुहर लगा दी। इसके बाद नमिसा को मात्र और मात्र एक ही उपाय बच गया, वो भी राष्ट्रपति। निचली अदालत, जिला का अदालत फांसी की सज़ा बरकरार रखा। हाई कोर्ट गई, वहाँ भी फांसी की सज़ा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ भी फांसी का सज़ा मिल गया। अब एक ही उपाय था बचने का, राष्ट्रपति। जब उन्होंने अपनी अर्जी को लेकर राष्ट्रपति के पास गई नमिसा के घर वाले यहाँ से यमन गए और नमिसा के मम्मी पापा दोनों मिलकर वहाँ राष्ट्रपति को अर्जी लगाए कि मेरी बेटी का मकसद कुछ और था, उसका जो पति था वो पासपोर्ट ले लिया था, जो दे नहीं रहा था, उसके वजह से ये थोड़ा सा लेने का प्रयास की थी और इसका कोई गलत मंशा नहीं थी।
लेकिन यमन के राष्ट्रपति भी नवीसा के फांसी पर मुहर लगा दी। अब नवीसा को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और ये कौन? तो जो यमन का नागरिक था जो एक्सपायर किया, उसका पत्नी। क्योंकि यमन के राष्ट्रपति भी नवीसा को फांसी की सज़ा बरकरार रखी और उन्होंने सिग्नेचर कर दी। अब कोई नहीं बचा सकता है नवीसा को। अब नवीसा को कोई नहीं बचा सकता है, और सिर्फ बचा सकता है तो सिर्फ एक ही शख्स है, वो भी जो नागरिक यमन का एक्सपायर हुआ, उसका डुप्लीकेट पति, उसका पत्नी। कई मुस्लिम कंट्री में ऐसा होता है कि कुछ पैसे अगर उसको दोगे उसके घर वाले को, तो शायद उन लोग माफ़ कर देंगे, बोले कि हाँ भाई मेरे पति के साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो हम इसकी गलती को माफ़ करते हैं। इसके बाद उसका सब सज़ा माफ़ हो जाती है। अब उसे नवीसा को सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की पत्नी ही बचा सकती है। अब उसका उपाय किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितना लेंगे, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने भारतीय रुपए में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड की है। 1.5 करोड़, 1,50,00,000 रुपए की उन्होंने डिमांड किया है। और ये प्रकाश जो है, ये जानकारी भारत सरकार के पास भी गई है। हो सकता है भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि नवीसा को सही सलामत इंडिया वापस लाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नवीसा को मात्र और मात्र 12 दिन ही शेष बचे हैं। 30 तारीख को नवीसा को फांसी हो जाएगी। 30 तारीख को नवीसा को फांसी हो जाएगी। वहाँ का एक नियम है यमन का कि जिस किसी भी इंसान को फांसी की सज़ा होती है या फांसी की सज़ा पर मुहर लगती है, उसे 30 दिनों के अंदर अंदर फांसी दे दिया जाता है। तो 18 दिन निकल चुके हैं और अब मात्र और मात्र 12 दिन शेष हैं। 12 दिन बचे हैं। भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। ज़रूरत पड़ेगा तो भारत सरकार भी अपने तरफ से कुछ पैसे भेजेगी। हो सकता है उसके कुछ घर वाले भी भेजेंगे। सारे लोग कंट्रीब्यूट करके पैसों को वहाँ तक पहुँचाएंगे और प्रयास है कि नवीसा को सही सलामत और सुरक्षित इंडिया वापस ले आया जाए। तो ये कहानी थी नवीसा, एक भारतीय नर्स की, जिसका कि एक ऑफ़र आया था यमन से, और यमन में जाकर वो बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उसके पास मात्र 12 दिन का शेष समय बचा हुआ है। ये 12 दिन, एक एक दिन नवीसा के लिए बहुत मायने रखता है। 30 तारीख को नवीसा को फांसी दे दी जाएगी अगर वो सारे पैसे उसकी पत्नी जो थी यमन की, उस लड़के की पत्नी के पास अगर इतने पैसे पहुंच जाते हैं। हो सकता है, ऐसा तो सुनने में आ रहा है कि ऐसा ऐसा डिमांड है, लेकिन इसके पीछे अभी सच्चाई क्या है, क्योंकि मीडिया में वैसा भी कुछ जानकारी निकल कर नहीं आया है। लेकिन हाँ, इतना जानकारी आ रही है कि शायद कुछ पैसे का डिमांड किया गया है उसके पत्नी के द्वारा कि आप इतने रुपए दोगे, भारतीय रुपए में करीब 1.5 करोड़, तो आपकी सारी गलती माफ़ है और आप सही सलामत यहाँ से इंडिया वापस चले जाओ। भारत सरकार के साथ साथ उसके घर वाले भी काफ़ी प्रयास में लगे हैं और भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, बार बार कह रही है। कुछ मीडिया से जानकारी मिल रही है कि नवीसा को यमन से सही सलामत और सुरक्षित हम लोग इंडिया वापस ज़रूर लाएंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि नवीसा के पास अब मात्र और मात्र 12 दिन ही शेष बचे हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।